साल 1990 है। रात के 2 बज रहे हैं। दिल्ली में एक फोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, उन्हें पता चल गया, कल तक काम तमाम हो जाएगा। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये एक औरत की असली जिंदगी थी। और वो औरत कोलकाता की गर्मी में अपने छोटे से कमरे में बैठी थी और उसे पता था कि कल उसे मारा जा सकता है, लेकिन वो डरी नहीं। अगले दिन वो दिल्ली नहीं आई। वो कोलकाता की सड़कों पर एक रैली लेकर निकली और फिर वही हुआ जब एक औरत डर को हराती है। वो जिंदा रही और आज 35 साल बाद भी बंगाल की सबसे बड़ी ताकत वही औरत है। नाम है ममता बनर्जी। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने 3 बार बंगाल जीता, जिसने 34 साल की कम्युनिस्ट हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया, जिसने अपनी ही सीट हारने के बाद भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं छोड़ी और जो आज 2026 के बंगाल इलेक्शन में एक बार फिर इतिहास बनाना चाहती है। बंगाल में वोटिंग होने वाली है और इस चुनाव में ममता जी का पूरा राजनीतिक करियर दांव पर है। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं शुरुआत से। साउथ कोलकाता के कालीघाट इलाके में एक बच्ची पैदा हुई थी। घर में पैसा नहीं था। पिताजी थे प्रोमिलेश्वर बनर्जी, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे। घर में पॉलिटिक्स की चर्चा होना जाहिर सी बात थी। तो ममता ने बचपन से ही सुना आज़ादी की लड़ाई, समाज की सेवा, देश के लिए कुछ करने का जुनून। लेकिन एक चीज़ और भी देखी उन्होंने बचपन से, वो है गरीबी क्या होती है। थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल गई और फिर 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए 15 साल की उम्र जरूरी थी और ममता की उम्र अभी 15 साल नहीं हुई थी। तो पिताजी ने क्या किया कि सर्टिफिकेट में जन्म तारीख बदल दी। 5 अक्टूबर को 5 जनवरी कर दिया और साल 1955 लिख दिया। तो ममता ने ज़्यादा सवाल नहीं किए। वो जानती थी कि ज़िंदगी में कभी कभी रूल से बड़ा सर्वाइवल होता है। लेकिन असली मुश्किल तब आई जब ममता सिर्फ 17 साल की थी। पिताजी चल बसे। उस वक्त घर में छोटे भाई बहन थे और कोई कमाने वाला नहीं था। एक भाई ने परिवार को संभाला। मोनोबिना गुप्ता ने अपनी किताब दीदी और पॉलिटिकल बायोग्राफी में पिताजी के आखिरी पल का बहुत गहरा विवरण लिखा है। ममता ने खुद बताया है कि जिस दोपहर पिताजी का इंतकाल हुआ, उसी दोपहर उनकी माँ अचानक उठ के बाल संवारने लगी। तो ममता ने पूछा कि क्या हुआ? अभी तो 2:30 बजे है, हम 4 बजे अस्पताल जाते हैं। तब माँ ने कहा कि मैंने अभी तेरे पिताजी को देखा, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। और थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि बिल्कुल उसी वक्त पिताजी चल बसे थे। और ये एक ऐसी याद है जो ममता ने कभी नहीं भूली। ये पल ममता को तोड़ भी सकता था, लेकिन उसने कुछ और सीखा कि जब कोई नहीं होता पास तो खुद के लिए ही खड़ा होना पड़ता है। तो ममता ने फिर जोगमाया देवी कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सोचो, एक हिंदू बंगाली लड़की इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ रही थी। आज ये बात छोटी लगती है, लेकिन 1970 के दौर में बंगाल में ये एक अनयूजुअल चीज़ थी और यही पढ़ाई बाद में काम आई जब ममता को समझना पड़ा कि बंगाल की 27% मुस्लिम आबादी क्या सोचती है, क्या चाहती है। तो यूनिवर्सिटी में उस वक्त सीपीएम का छात्र संगठन डीएसओ यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का राज था। बिना उनकी मर्जी के कोई पोस्टर नहीं लगा सकता था, कोई प्रोग्राम भी नहीं हो सकता था। तो ममता ने ये देखा और डरी नहीं, बल्कि अपना खुद का संगठन बनाया, छात्र परिषद, जो कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम करता था। ईयर 1975, तब जयप्रकाश नारायण पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर रहे थे। और ये महज एक आंदोलन नहीं था, ये उस युवा पीढ़ी की आवाज थी जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से बिल्कुल थक चुकी थी। तो जयप्रकाश नारायण कोलकाता यूनिवर्सिटी भी आए। तो कांग्रेस की सोच रखने वाली ममता ने उनका विरोध करने के लिए उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गई और नारे लगाते रही,
अगली सुबह अखबारों में ममता की फोटो थी। एक लड़की तब एक पॉलिटिशियन बनने की राह पर चल चुकी थी। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में असली डेब्यू कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी को उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी तो पूरा देश शोक में डूब गया था। कांग्रेस ने बेटे राजीव गांधी को सीधा प्राइम मिनिस्टर बना दिया और इंदिरा जी की हत्या के बाद सिंपैथी की लहर ने पूरे देश में कांग्रेस के लिए मैदान खोल दिया। लेकिन बंगाल में सीपीएम की सरकार 1977 से थी, एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसके हाथ में बूथ्स भी थी, पुलिस भी और जमानत भी। तो बंगाल जीतना काफ़ी मुश्किल था उस वक्त। कुछ लोगों का ये कहना था कि जब राजीव गांधी अपने दोस्त अरुण नेहरू के साथ बैठ के कैंडिडेट लिस्ट बना रहे थे, तभी एक लड़की दंदनाती हुई अंदर चली आई और कांग्रेस के नारे लगाने लगी। तब राजीव जी ने अरुण जी से पूछा कि ये लड़की कौन है? तब अरुण जी ने ये कहा कि ये अभी से ऐसे हो रही है। तब राजीव जी ने कहा कि इसे यादवपुर से टिकट दी जाए। लेकिन उस वक्त सोमनाथ चैटर्जी सीपीएम का बादशाह था। 1977 से यादवपुर में अपना कुर्सी जमाए बैठे थे, तो यादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, स्टूडेंट सब उनके साथ थे। तो ममता के लिए जीतना नामुमकिन लगता था, लेकिन नामुमकिन शब्द शायद ममता के डिक्शनरी में उस वक्त नहीं थी। इलेक्शन हुई और पूरे बंगाल की आंखें यादवपुर पर थी। 29 साल की ममता बनर्जी ने सोमनाथ चैटर्जी को हराया। ये बंगाल की पहली बड़ी हलचल थी। ममता पार्लियामेंट पहुंच गई और वहां भी वही अंदाज। तो दिसंबर 1998 में लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पर डिबेट चल रही थी। तब एक समाजवादी पार्टी एमपी दरोगा प्रसाद सरोज उठकर विरोध करने लगे। तो ये सुनने को मिलता है कि ममता उस वक्त उन्हें सीधा कॉलर पकड़कर उन्हें घसीटकर बाहर कर दिया। तो पूरा सदन हैरान था। ये थी ममता जिसने कभी रूल्स की परवाह नहीं की थी जब बात सही काम की हो। साल 1989 में बोफोर्स स्कैम की वजह से कांग्रेस का पूरा देश में काफी चर्चा हो रहा था और ममता को भी यादवपुर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ममता ने मैदान नहीं छोड़ी। कोलकाता की सड़कों पर सीपीएम के खिलाफ प्लैकार्ड उठाए और वो रोजाना दिखती रही सड़कों पर। तब 1990 में वेस्ट बंगाल की वाम सरकार ने बस किराया बढ़ा दिया। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। कोलकाता में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 3 लोग मारे गए। कांग्रेस ने हड़ताल का ऐलान किया और ममता इस हड़ताल का नेतृत्व कर रही थी। उसी वक्त दिल्ली से फोन आया कि राजीव गांधी के सचिव विंसेंट जॉर्ज का कि बात सीधी थी, आपको मार डालेंगे, अभी दिल्ली आ जाओ। तो ममता दिल्ली गई राजीव जी से मिलने और राजीव जी ने भी वही कहा कि कुछ दिन रुक जाओ ममता। तो ममता जी का जवाब था कि मेरे लोग इंतजार में हैं, मुझे वहाँ होना जरूरी है। तो 4 दिन बाद यानी 16 अगस्त 1990 उसी दिन सफ़ेद साड़ी और एक साधारण सी चप्पल पहनकर ममता फिर सड़कों पर थी हाजरा एरिया में। तब सीपीएम वर्कर्स पहले से तैयार बैठे थे वहाँ पे। एक शख्स लालू आलम ने एक लोहे की रॉड उठाई और ममता के सर पे मार दी, वो भी बार बार। ममता ने अपने हाथों से सर ढकने की कोशिश करती रही और फिर बेहोश हो गई। पूरे बंगाल में खबर फैल गई कि ममता बनर्जी मार दी गई। डॉक्टर्स भी कहते थे कि बचना मुश्किल है उस वक्त। लेकिन कुछ ही दिनों में सर पे कपड़ा बांध के वो फिर सड़कों पर नारे लगा रही थी। एक चीज याद रखना, सीपीएम ने ममता को मारने की कोशिश की, लेकिन ममता ने सीपीएम को 21 साल बाद पूरी तरह खत्म कर दिया। साल 1996 में ममता फिर जीती साउथ कोलकाता से, लेकिन कांग्रेस अब अंदर से टूट रही थी। सीताराम केसरी प्रेसिडेंट थे और ममता उस वक्त काफी फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भेदभाव कर रहे थे, जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और दिल्ली के नेता बंगाल के बारे में फैसला करते थे और बंगाल वालों से कोई बात नहीं करते थे। तो 9 अगस्त 1997 में कोलकाता का नेताजी इंडोर स्टेडियम, तब AICC का सम्मेलन चल रहा था। सोनिया गांधी वहां थी, सीताराम केसरी वहां थे और ममता ने स्टेडियम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं की अलग सभा बुला ली, मानो बगावत का बिगुल फूंक दिया। 20 दिसंबर 1997 को कांग्रेस ने ममता को पार्टी से निकाल दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि ममता जी खुद निकल आए। तो 1 जनवरी 1998 को ममता ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया, नाम दिया तृणमूल कांग्रेस।
तृणमूल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है कि घास की जड़ यानी ग्रास रूट। तो ममता जी नाम से ये साबित करना चाहती थी कि वो जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए ये बगावत कर रही है। और पार्टी का सिंबल क्या रहेगा? तो ममता खुद एक अच्छी पेंटिंग करते हैं। तो एक बार दिल्ली से लौट रही थी तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि फ्लाइट में उन्होंने कुछ फूलों के स्केच बनाए जो घास के ऊपर खिले हुए थे, और वही स्केच आज टीएमसी पार्टी का निशान है। 1998 में पहले इलेक्शन में टीएमसी ने 7 सीट्स जीती और बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ममता समझ गई कि अकेले आगे नहीं जा सकती, तो उसने बीजेपी की एनडीए का हाथ थाम लिया। 1999 से 2001 तक वाजपेयी सरकार में ममता रेल मिनिस्टर रही। रेल बजट में बंगाल के लिए दिल खोल के ट्रेन्स और प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए और अपने दम पे काम करती रही। लेकिन 2001 में यानी फरवरी मार्च में तहलका स्टिंग ऑपरेशन आया, जिसने दिखाया कि एनडीए के नेता और पदाधिकारी डिफेंस डील्स में घूस ले रहे हैं। साथ साथ में जिसको रिजर्वेशन है उधर से उसको उतार देता है और एक कैप्चर कर लेता है। सर सिक्योरिटी रेलवे का पास में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का पास में है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस द जीआरपी वी पे 50% टू द जीआरपी। तो ममता ने फौरन रेल मिनिस्टर का इस्तीफा दे दिया और 2004 में एनडीए का हाथ भी छोड़ दिया। 2006 में यूपीए के साथ नया मोर्चा यानी और फिर आए 2 ऐसे नाम जो बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देंगे। वो थे सिंगूर और नंदीग्राम। साल 2006 वाम सरकार ने बंगाल में टाटा की नानो केयर फैक्ट्री के लिए सिंगूर के किसानों की जमीन जबरन ली। हजारों किसानों की पूरी जिंदगी वही जमीन थी और विरोध शुरू हुआ और ममता खड़ी हो गई उनके साथ। और फिर 2007 में नंदीग्राम एक इंडोनेशियन कंपनी के लिए जमीन लेने की कोशिश हुई। इस बार सीपीएम कार्यकर्ताओं ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, 14 लोग मारे गए और पूरे देश में सनसनी फैल गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए। तो ममता जो पहले से ही सीपीएम के खिलाफ थी, अब गरीबों की मसीहा बन गई। सिंगूर আমার ফেভারিট জায়গা, আমার আন্দোলনের একটা বড় অংশ জুড়ে। और सीपीएम एक ऐसा दाग लेकर रह गई जिसे वो साफ नहीं कर पाया। 2009 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बंगाल की 42 सीट्स में से 19 सीट्स जीती। हवा साफ बदल रही थी। 2011 में बंगाल विधानसभा का चुनाव आया। 34 साल से सीपीएम की सरकार, पूरी एक पीढ़ी जिसने सिर्फ सीपीएम को ही देखा था। तो ममता ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और जब नतीजा आए तो दुनिया हैरान रह गई। 294 में से 184 सीट्स अकेले टीएमसी ने जीती और ये बहुमत से 36 सीट्स ज्यादा था। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के पहले महिला चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। सीपीएम जो 34 साल के लिए बंगाल का भाग्य लिखता था, वहां से कभी नहीं उभरा। और ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये 34 साल की लड़ाई का अंजाम था। और वो लड़की जिसे सीपीएम ने 1990 में मारने की कोशिश की थी, अब वो बंगाल की सीएम थी। 2011 से लेकर 2026 तक ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम है। लेकिन इन 15 सालों में कई सवाल उठे उनके ऊपर। ममता बनर्जी की पूरी कहानी एक ऐसे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है जिसका कोई आसान जवाब नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वो याद करते हैं 34 साल की कम्युनिस्ट हुकूमत का तख्ता पलटना, करोड़ों गरीब महिलाओं के हाथ में पहली बार सीधा पैसा आना। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ उन्हें सवालों के घिरे रखती है वो है बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम और फिर पार्क स्ट्रीट रेप केस, जिसमें ममता बनर्जी की बयान सबको हैरान कर दिया था। Chief Minister Mamata Banerjee took no time to call the entire incident as Shajano Ghotona, concocted incident, and Choto Ghotona, petty incident. She saw opposition's role, trying to malign her government. Banerjee faced severe criticism from public and opposition when she transferred then Joint Commissioner of Police Crime, Damayanti Sen, to DIG training to Barakpur as punishment for proving that Jordan was actually gang raped and she had adequate proof. और फिर 2026 की संदेश खली घटना और फिर आरजी कर केस, जिसमें स्टेट पुलिस हाथ में होते हुए खुद धरने पर बैठ गई थी जस्टिस के लिए। ये थी ममता बनर्जी की कहानी। लेकिन अभी बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं जिसमें ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिकल करियर दांव पर है और बंगाल का जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। तो ये थी ममता बनर्जी की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं
नए वीडियो के साथ। And especially the girl child, at night time, they should not be allowed to come out in the outside.